दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर पति और पत्नी का कोई भी डिस्प्यूट मामला चलता है तो मेंटेनेंस का केस सबसे पहले जरूर आ जाता है। जी हाँ, चाहे वो एंट्री मेंटेनेंस हो, यहाँ पे मेंटेनेंस सबसे पहले पत्नी बनवाती है और उसके बाद आप पे केस करती रहती है। जी हाँ, तो आज के वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ कि अगर पति को मेंटेनेंस का केस जीतना है तो कौन कौन सी तो गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से अच्छे ग्राउंड रखना चाहिए, कौन कौन से अपने ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिसको कोर्ट कंसीडर भी करता है, ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको कोर्ट कंसीडर भी नहीं करता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताने वाला हूं, इस वजह थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपका मेंटेनेंस का कोई केस होता है तो ऐसे में सबसे सिचुएशन क्या आती है कि आप पे 498 का केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, तो सबसे पहले बहस होगी आपकी एंट्री मेंटेनेंस में। जी हाँ, पत्नी का एडवोकेट साहब भी यही कोशिश करेगा कि पहले पत्नी का मेंटेनेंस बन जाए, जिससे खर्चा पानी आना स्टार्ट हो जाए और पति फिजिकली तौर पे टूट जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ग्राउंड क्या होता है, कहीं पर क्या होता है कि पत्नियां वेल एजुकेटेड होती है, पढ़ी लिखी होती है, जॉब करने वाली होती है, अच्छा जॉब करती भी है, लेकिन कहीं पर क्या होता है जब भी पति और पत्नी के डिस्प्यूट का मामला होता है तो पत्नी जॉब छोड़ के बैठ जाती है। मैक्सिमम केसों में ये आता है। अब ऐसी सिचुएशन में पति इस चीज़ पे बहस कर ही नहीं पाता और इस चीज़ को कंसीडर कराता ही नहीं है कि वाकई पहले पत्नी जॉब कर रही थी या अब उसकी जॉब कहाँ है, या उसने जॉब छुपा रखा है या कहीं दूसरी जगह जॉब कर रही है। यह सब चीज़ें पति कंसीडर करता ही नहीं है कभी भी। वो डिपेंड करता है कि साहब वकील साहब जो करेंगे वही होगा। देखो, आपको इस चीज़ के बारे में पूरा कंसीडर कराना है, अपने एडवोकेट साहब को बताना है कि साहब मेरी वाइफ पहले जॉब कर रही थी, उसकी जो एजुकेशन है काफ़ी अच्छी एजुकेशन है, बीटेक है, एमबीए वगैरह है, काफ़ी जॉब का एक्सपीरियंस भी है उसे, लेकिन जब हमारे बीच में डिस्प्यूट का मामला चला तो वो ऑटोमेटिकली रिजाइन दे के आ चुकी है। ये चीज़ आपको कंसीडर कराना पड़ेगा सबसे पहले। और दूसरी बात, अगर वो कहीं भी छुपके से जॉब भी कर रही है तो आपका जो भी उसका लेटेस्ट आरटीआई होता है उसको आपको मंगाना पड़ेगा। देखिए, मेंटेनेंस का मामले में दोस्तों आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है सीआरपीसी 91 का। जी हाँ, सीआरपीसी 91 से आप जो चाहो वो डिटेल मंगा सकते हो, आपकी मिसेज की, आपकी वाइफ की, चाहे पत्नी भी मंगा सकती है तो पति भी मंगा सकता है। इनकम जो एफिडेविट होता है वहाँ पे सीधा आके बोल देती है पत्नी। और ये सीआरपीसी 91 का एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप सीआरपीसी 340 वाला ग्राउंड भी बना सकते हो पत्नी के खिलाफ। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूँ स्टेप टू स्टेप आपको कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जब भी मेंटेनेंस आप पे इंटरी मेंटेनेंस बनता है तो पत्नी क्या शो अप करती है कि साहब मेरे पे वायलेंस किया गया है, मेरे साथ प्रताड़ना की गई है, मेरे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मेरे पे डोमेस्टिक की डोरी इन सब चीज़ों की डिमांड की जाती है, इस वजह से मैं नहीं रहना चाहती और ऐसी सिचुएशन में मैं पति पे ही डिपेंड थी, तो ऐसी कंडीशन में मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। मैक्सिमम में वो अपने आप को प्रताड़ना शो अप करना चाहती है। और पति यहीं पे कंसीडर करना चाहिए वहाँ पे कि जब मौखिक रूप से वर्गल कह रही है, वो बात ये बता रही है पत्नी आपकी कि साहब मेरे साथ प्रताड़ना हो रही है, लेकिन उसका एविडेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये चीज़ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहीं जजमेंट है दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी जजमेंट ऐसे हैं जो वाकई प्रताड़ना जब साबित कर ही नहीं पा रही, वायलेंस पत्नी साबित नहीं कर पा रही, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। बस आपको इस चीज़ से सर्च करना पड़ेगा। आज की डेट में सोशल मीडिया काफ़ी है, हर चैनल पे कहीं ना कहीं वीडियो बना हुआ होगा इस चीज़ का, जजमेंट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो आते भी रहते हैं। तो उन चीज़ों में आपको इसका एक जजमेंट निकालना पड़ेगा, रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की निकालनी पड़ेगी, कंसीडर इसको कराना पड़ेगा कि वाकई पत्नी के साथ वाकई प्रताड़ना हुई है तो कुछ ना कुछ तो इसका एविडेंस दिया जाए। देखो, आर्ग्यूमेंट आपको जो भी जिरे होता है कोर्ट में, उसमें आपको इस बात को रखवाना ही पड़ेगा अपने एडवोकेट साहब से, क्योंकि भाई आपके जब उसको कंसीडर किया जा रहा है, अब वो कहेगी साहब आरोप लगे हुए हैं, 498 का केस चल रहा है, डीवी का केस, तो ये आरोप लगे हुए तब तक इसको स्टे पे छोड़ दीजिए, पेंडिंग छोड़ दीजिए। जब ये साबित कर ले तो मेंटेनेंस बन जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ एप्लीकेशन तो आपको ऐसे भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर ये जो भी एलिगेशन लगा रही है कम से कम इनको साबित तो करना पड़ेगा, पहली कंडीशन ये है। और सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस बनता है इसी बहस पे होता है और लोग मैक्सिमम इस चीज़ को कंसीडर नहीं कराते, लेकिन आपको इस चीज़ को कंसीडर कराना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि वाकई आपकी पत्नी के साथ वायलेंस हुआ है, नहीं हुआ, प्रताड़ना है या नहीं है। अगर वो आप पे एलिगेशन लगा रही है तो उसको प्रूफ होने दीजिए, उसी के बाद मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगला ग्राउंड मान लीजिए मैं देते
कई बार पति एक सबसे बड़ी गलती क्या करता है, इसी में मैं कंसिडर कर देता हूँ। वो क्या करता है कि साहब गाड़ी भी अच्छी ले रखा है, फ्लैट भी अच्छा लेता है, अच्छे फ्लैट में रहता भी है, ठीक है, लोन भी उसका चल रहा है, होम लोन भी चल रहा है, गाड़ी का लोन भी चल रहा है, अच्छी ब्रांड के फ़ोन भी रख रहा है, घड़ी वॉच सब कुछ है, मतलब लाइफ स्टाइल एक नंबर बेस्ट है। अब वो कहता है कि साहब मैं तो इतना ही कमाता हूँ, मेरी तो लोन फोन में EMI FEMI में सब में कट हो जाता, डिडक्ट हो जाता, पेमेंट बचता ही नहीं मेरे पास तो सेविंग ही। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। जी हाँ, लोग क्या करते हैं कि जब मेंटेनेंस की बारी होती है, कोई डिस्प्यूट मामला हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पति पत्नी क्या करते हैं कि भैया पति मैक्सिमम लोन ले लेता है, हाउस लोन, होम लोन, ठीक है, पर्सनल लोन, गाड़ी की EMI वगैरह, ये चीज़ें जब तक जितना कम खर्चा दिखाओगे आप, उतना ही आपको कम मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि जितना कम खर्चे आप दिखा रहे हो कोर्ट में, उतने ही आप, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल, जो आपकी लाइफ स्टाइल है वही सिमिलरली आपकी वाइफ को जीने का राइट होता है, वही आपको देना पड़ेगा। इस वजह से आप जितना मैक्सिमम कम से कम कोशिश करिए कि आपके खर्चे कम से कम कोर्ट में जाए और कम से कम आपका मेंटेनेंस बन पाए। हाँ, आप पे डिपेंडिंग कितने लोग हैं, ये चीज़ आप कोर्ट में कंसिडर हमेशा कराएं। जी हाँ, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी छोटी सिस्टर हो सकती है, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करा रहे हो आप, माता पिता की कोई मेडिसिन वगैरह कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो आपके पास, आपका ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करानी पड़ेगी। भाई आप पे डिपेंडिंग कितने हैं वो लोगों का, ये सब कुछ को कोर्ट डिसाइड करता है, इसको कंसिडर भी करता है। लेकिन अगर आप लोन पे, आपकी गाड़ी की EMI पे, ये इन चीज़ों पे, आपका रेंट पे, ये सब चीज़ें आपने कह दिया कि साहब मैं तो 25,000 का या 15,000 का रेंट पे फ्लैट में रह रहा हूँ। अब 15,000 की तो आपकी, जब ये कर रहे हो आप, तो 15,000 के लायक तो आपकी वाइफ को भी देना पड़ेगा, आप ये बात तो आपको कंसीडर है। आपने कह दिया कि साहब 20,000 की मैं गाड़ी की EMI भी भर रहा हूँ, अब ये तो आपकी लग्जरी लाइफ हो गई भैया। आप अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए 20,000 की EMI भर सकते हो, तो फिर तो सेम इक्वलिटी राइट आपकी वाइफ का भी है। लोन आपके घर की भर रहे हो आपने, तो वो चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कोर्ट इस चीज़ को मानता है कि भैया आपके कहीं रिसोर्स, कहीं ना कहीं और भी क्लोज में साइड में कोई रिसोर्स है, और आप में ये कैपेसिटी है कि आप इतना कमा के लोन भी भर सकते हो, अपने आप खर्चे भी चला सकते हो, अपने आप को मेंटेन भी कर सकते हो, तो वाइफ को क्यों नहीं करोगे। इस वजह से आप अपने खर्चे को बहुत कम से कम कोशिश किया करें। अब अगला मैं आपको एक और बेनिफिट बताता हूं कि अगर बाय चांस आपकी वाइफ पहले कभी मेड वगैरह रख नहीं रही थी, और आप कह रहे कि साहब मेरे को तो मेड भी रखना है, मेड का भी खर्चा दिखाना है, बच्चे आप सिमिलरी आपकी इक्वल, पहले सिमिलरी कॉलेज में जा रही थी, कोई स्कूल में पढ़ रही थी, छोटी जो आपके लेवल है 5,000 10,000 का फीस, अब कहती कि साहब इंटरनेशनल लेवल की स्कूल में पढ़ाऊंगी, तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर करा सकते हो। जी हाँ, क्योंकि पहले खुद पत्नी मेड वगैरह ये सब चीज़ें रख ही नहीं रही थी, और अब जाके वो मेड की डिमांड कर रही है, तो इस चीज़ को उसको कंसिडर ना करेगा कोर्ट, क्योंकि आपने क्लियरली रखना है कि भाई पहले पत्नी खुद कर रही थी सब कुछ काम, तो अभी भी खुद कर सकती है। और दूसरी बात, अगर बच्चे पहले पढ़ रहे थे तो उसी का मैं मेंटेनेंस वगैरह जो खर्चे पानी दे सकता हूँ। देखो, बच्चों का कंसीडर किया जाता है, कोर्ट बच्चों का मेंटेनेंस दिला देता है, तो आप इस चीज़ को भी कंसीडर करना पड़ेगा, आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पे कि भैया जो सिमिलरी है, पहले जो स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे उसी में पढ़ सकती है, या आपकी जो इनकम है उसके लेवल से आपका बच्चा पढ़ा सकते हो आप, तो उसी कैपेसिटी में आप पढ़ा सकते हो। ये नहीं कि वाइफ ने तो कह दिया कि साहब मैं तो हाई लेवल की एजुकेशन दिलाऊंगी बच्चों को, ये करूंगी, तो ऐसा नहीं कंसिडर करेगा कोर्ट, आपकी जो इनकम है उसके बेस पे ही कंसिडर किया जाएगा। अगली बेस पे मैं आपको बात बताता हूँ दोस्तों, जहाँ पे मैक्सिमम क्या कर देते हैं पति क्या करते हैं कि साहब पत्नी ने अचानक से कहीं पर गलती करते हैं कि पत्नी ने जॉब छोड़ दिया, आप आके कह देते हो, लेकिन कंसीडर यहाँ पे है कि बाय चांस उसकी डिलीवरी टाइम है, बच्चा है उसके पास छोटा, तो इस चीज़ को कोर्ट मानेगा कि वाइफ को जॉब छोड़ना ही पड़ा है, क्योंकि बच्चे की केयर कस्टडी करेगी वो, कहीं से उसकी ध्यान रखेगी बच्चे के लिए। तो आप इस चीज़ को हमेशा नोट रखिए कि अगर आपका छोटा बच्चा है और वाइफ जॉब छोड़ रखी है, तो भी आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा भाई उसका। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बच्चा है, छोटे बच्चे को ले जाकर वो जॉब वॉब नहीं कर पा रही अभी, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अगला जो मेंटेनेंस में जो आता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर, जो भी कहते रहते हैं कि आप लोग जो इनकम एफिडेविट में जो भरते हो उसमें बड़ा चढ़ाकर हर चीज़ को बढ़ा देते हो, लेकिन वाइफ की तरफ से क्या चीज़ आ रही क्या नहीं आ रही इसको आप ध्यान नहीं देते हो। लेकिन जो भी उसकी तरफ से आ रहा है बाई चांस, जैसे आपको कंसिडर करना हो उसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह, जो भी बैंक स्टेटमेंट उसके हैं जो भी रिलेटेड है वो है, साथ ही में जो भी उसकी RTI है रिटर्न,
जो भी अभी लेटेस्ट वाली है वो वाली, या 3 साल की RTI जो भी चीज़ है उसकी डिमांड, इन सब के लिए आपको 91 का एप्लीकेशन जो आपको चाहिए, या बाय चांस आप कहीं डिडक्टिव लगा के उसका ये पता कर चुके हैं कि वो कहीं जॉब कर रही है या नहीं कर रही है, तो इन सब चीज़ों का अगर आपको पता है तो ये भी आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। 91 की एप्लीकेशन भी लगा सकते हो। और अगर उसने इनकम एफिडेविट में ये सब चीज़ें छुपाई है तो 91 की एप्लीकेशन लगाकर आपको पता है कि वाकई वाइफ छुपा रही है, झूठ बोल रही है, यहाँ पे जॉब कर रही है, उसके आप 91 एप्लीकेशन डाल के पूरी डिटेल मांग रहे हो, तो उसके बाद CRPC 340 का ग्राउंड भी आप अच्छे से बना सकते हो। जी हाँ, तो दोस्तों ये मेंटेनेंस का जो मेन ग्राउंड होता है कि सबसे पहले तो आप पे वायलेंस का आरोप लगा रही है, तो वायलेंस को उसको प्रूव करने दीजिए। दूसरी बात, अगर आपकी वाइफ वेल एजुकेटेड है, अच्छी खासी जॉब कर रखी है, तो उस सिचुएशन में भी भैया वो रिटर्न भी कर सकती। मतलब आपकी वाइफ ने आराम से, आपकी शादी हुई थी उससे पहले या शादी के बाद भी वो कंटिन्यू 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रही थी, और उसके बाद आपके मामला डिस्प्यूट हो रहा, कोर्ट कचहरी में आने के बाद वो रिजाइन दे चुकी है, तो मतलब कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर करता है कि वाकई वाइफ में कैपेसिटी है इतना कमाने की, इतनी अर्निंग की, इतनी अच्छी एजुकेशन तो है। दूसरी बात, अगर उसका एजुकेशन बैकग्राउंड जो भी उसके पास डिग्री क्वालिफिकेशन है बहुत अच्छी है, तो इस चीज़ को भी आप कंसीडर हमेशा कराते रहिए। और तीसरी चीज़ भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे कभी भी ना बताएं। चौथी जीत है, आप डिपेंडिंग, आप पे जितने ज़्यादा लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शो अप करिए, लेकिन अपने खुद के खर्चे कम से कम बताइए। और पांचवी चीज़ है कि वाइफ की जो भी चीज़ें हैं उसमें CRPC 91 लगाई, हमेशा कोशिश करिए कि आप उसमें 91 की एप्लीकेशन लगाते रहें। तो इस बेस के अगर आप मेंटेनेंस का केस लगते हो, 101% ना एंट्री मेंटेनेंस बनेगा न फाइनल मेंटेनेंस बनेगा, और कुल मिलाकर जब तक केस चलेगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइए दोस्तों, आपके जो डाउट रहते थे मेंटेनेंस केस को लेके, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर कोई ग्राउंड रह जाता है, क्योंकि लेंथी वीडियो हो चुका है, तो फिर आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं अगला टॉपिक इस पे लेके आ सकता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।